हेलो एवरीवन, वेलकम टू चैनल लर्न विद ईज। आज का टॉपिक है रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर, जिसमें हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 52 चैप्टर 5 टीएस ग्रेवाल की बुक से क्लास 12 अकाउंट्स। ऑनलाइन सेशंस, ऑनलाइन क्लासेस के लिए आप मुझे इस नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हो अपना नाम और क्लास। अगर आप डीके गोयल बुक को भी फॉलो कर रहे हो और उस बुक के क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस ढूंढ रहे हो तो इसी चैनल की प्लेलिस्ट को क्लिक करो, आपको न्यू एडिशन के सॉल्यूशंस अपलोडेड मिलेंगे। साथ में ही कम्युनिटी सेक्शन में एमसीक्यूज मिलेंगे क्विज की फॉर्मेट में और एमसीक्यूज के सॉल्यूशन शॉर्ट्स में। तो बहुत कुछ है चैनल पर, विजिट द चैनल। अच्छा लगे तो शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। क्वेश्चन में 3 पार्टनर है, आशा, दीपा और लता। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 5:3:2। बैलेंस शीट 31 मार्च 2024 की आपको दी गई है। एक पार्टनर आशा है जो फर्म से रिटायर हो रही है, फर्म को छोड़ के जा रही है। कब? 1 अप्रैल 2024 से। तो रिमेनिंग पार्टनर दीपा और लता, जिन्होंने डिसाइड किया कि बिजनेस को आगे चलाएंगे और जो भी प्रॉफिट होगा उसको 3:2 की रेशियो में बांटेंगे। रिटायरमेंट के टाइम पर हमने एसेट्स और लाइबिलिटीज को रिवैल्यूएट किया, गुडविल की वैल्यूएशन की जो कि 80,000 है। आशा का रिटायरमेंट पे जो भी बैलेंस बनता है, क्लेम बनता है, उसकी पेमेंट की जाएगी और उसकी पेमेंट के लिए जितना भी पैसा चाहिए, हमें कैश चाहिए, वो दीपा और लता मिलकर के लेकर आएंगे और इस तरह से लेकर आएंगे कि उनकी कैपिटल भी प्रोपोर्शनेट हो जाए न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो के हिसाब से। आपको बैंक का मिनिमम बैलेंस 15,000 रखना है। रिवैल्यूएशन अकाउंट और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट आपको बनाना है। तो क्वेश्चन को कहां से स्टार्ट करोगे? अगर कोई पार्टनर रिटायर होता है तो हमें उसका क्लेम निकालना है, उसका कितना पैसा हमें देना है, ये निकालने के लिए हमें सारी एडजस्टमेंट्स करनी होती है। जैसे कि गुडविल के एडजस्टमेंट, प्रॉफिट्स हैं तो वो भी डिस्ट्रीब्यूट करने हैं, कोई रिजर्व्स है, लॉसेस है, वो सब कुछ सभी पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करने हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले हम स्टार्टिंग करते हैं गुडविल के एडजस्टमेंट से। तो गुडविल के एडजस्टमेंट के लिए हमें क्या चाहिए? रिटायरमेंट के टाइम पर गेनिंग रेशियो। तो आशा, दीपा और लता जो 3 पार्टनर थे, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो थी 5:3:2। आशा के रिटायरमेंट के बाद दीपा और लता ने डिसाइड किया कि आगे का प्रॉफिट 3:2 के हिसाब से बांटेंगे। क्वेश्चन में ही दिया है। तो न्यू रेशियो क्या हो गई? 3:2। अब आप इसको ध्यान से देखो कि आशा के रिटायरमेंट के बाद इन दोनों का कॉम्बिनेशन जो ओल्ड रेशियो में था, न्यू रेशियो में भी वही है। तो ओल्ड रेशियो और न्यू रेशियो में जब कॉम्बिनेशन सेम होता है तब आपकी गेनिंग रेशियो क्या होती है? वही होती है जो इनकी ओल्ड रेशियो होती है। इसका मतलब आशा का शेयर ऑफ प्रॉफिट इन दोनों ने मिलकर के किस हिसाब से बांटा? एज ए प्रॉफिट मान करके इन दोनों ने इसे अपनी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के कॉम्बिनेशन में ही बांटा होगा। तो गेनिंग रेशियो आपकी 3:2 हो गई। वैसे भी जब क्वेश्चन में मिसिंग होता है कि रिटायरमेंट के टाइम पर रिटायरिंग पार्टनर का शेयर ऑफ प्रॉफिट रिमेनिंग पार्टनर्स ने किस हिसाब से बांटा, तो मिसिंग है, तो इसका मतलब क्या है कि इन दोनों ने अपने ओल्ड कॉम्बिनेशन में जो उनका कॉम्बिनेशन था उस हिसाब से बांटा है। तो गेनिंग रेशियो आपकी वही रहती है 3:2। लेकिन ये ट्रिक तभी लगेगी जब आपका ओल्ड रेशियो न्यू रेशियो में कॉम्बिनेशन सेम है। अदरवाइज आपको कौन सा फॉर्मूला लगाना है? न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो। ये ट्रिक सिर्फ आप तभी लगाओगे जब ओल्ड रेशियो न्यू रेशियो का कॉम्बिनेशन सेम है, याद रखना। अच्छा, गेनिंग रेशियो आ गई, उसके बाद हमें गुडविल निकालनी है। आशा अगर रिटायर हो रही है तो पूरी फर्म की तो गुडविल की वैल्यूएशन की गई जो कि 80,000 है। आशा का शेयर कितना बनेगा? 80,000 में जो उसका शेयर ऑफ प्रॉफिट 5/10 है वही बनेगा 40,000। अब ये 40,000 का शेयर ऑफ गुडविल इसको कौन देगा? फर्म तो नहीं दे सकती, क्योंकि फर्म आज की डेट में गुडविल को नहीं बेच पाएगी। जब आगे जब बिजनेस वाइंड अप होगा तभी उसको पैसा मिलेगा, और जब पैसा डिस्ट्रीब्यूट होगा उस टाइम पर आशा नहीं होगी। तो आशा का शेयर ऑफ प्रॉफिट उस टाइम पर किसको मिलने वाला है? अभी तो हमने जाना कि दीपा और लता, इन दोनों ने ही आशा के शेयर ऑफ प्रॉफिट को आपस में बांटा है, तो इन दोनों को ही इसका शेयर ऑफ प्रॉफिट, शेयर ऑफ गुडविल फ्यूचर में जब भी बटेगा इनको ही मिलेगा। तो 40,000 में 3/5 तो मिलने वाला है दीपा को, 24,000 आशा का शेयर ऑफ गुडविल इसको मिलेगा, लता को मिलेगा 2/5 16,000। तो एक तरह से इन दोनों ने आशा का शेयर ऑफ गुडविल खरीदा। फर्म नहीं दे रही है, लेकिन इन दोनों को ये फायदा होने वाला है आगे। आज नहीं, आगे जब बटेगा तब इनको ये पैसा एक्स्ट्रा मिलेगा। तो ये एक तरह से इनको फ्यूचर में प्रॉफिट हो रहा है। तो फ्यूचर के प्रॉफिट के लिए एक तरह से इन्होंने आशा से ये शेयर खरीद लिया और खरीदने के लिए उसकी पेमेंट करेंगे। तो पेमेंट करेंगे तो इनके पैसे लिए जाएंगे इनसे
और किसको दिए जाएंगे? आशा को। तो एक तरह से ये पार्टनर्स के बीच की एडजस्टमेंट एंट्री है कि एक से पैसा लेना है और दूसरे को देना है। गेनिंग पार्टनर्स को डेबिट करो, सेक्रीफाइसिंग पार्टनर कौन है? जो पार्टनर जा रहा है। तो आशास कैपिटल अकाउंट आप क्रेडिट करो। आई होप अब आपको अच्छे से समझ में आ गया कि हम इस तरह से एडजस्टमेंट एंट्री पास क्यों करते हैं, क्योंकि यहाँ पर अभी फर्म का कोई रोल नहीं है, ये आपस में पार्टनर्स के बीच की एडजस्टमेंट एंट्री है। आशा का शेयर जो फ्यूचर में जाकर के दीपा और लता को मिलना है, वही मिलकर के इसको पेमेंट करेंगे। अब ये गुडविल की एडजस्टमेंट एंट्री हो गई। कैपिटल अकाउंट बनाने के लिए कहा है तो ओपनिंग बैलेंसेस लिखो फॉर्मेट में, बैलेंस शीट से उठाओ 40,000, 62,000 और 33,000। गुडविल के एडजस्टमेंट के लिए हमें पेमेंट किसे करनी है? आशा को। तो आशा के कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट करोगे, दोनों से जितना जितना पैसा मिलेगा, और डेबिट किससे करोगे? दीपा और लता को डेबिट करोगे, इनसे पैसा हमें लेना है। इतना समझ में आ गया? इस एंट्री को पोस्ट करते हुए आप लोग जनरली गलती कर देते हो, तो ध्यान से करना है कि किसके अकाउंट में क्रेडिट करना है और किसके अकाउंट में डेबिट करना है। इसके बाद हम चेक करते हैं बैलेंस शीट में क्या कोई रिजर्व्स, प्रॉफिट्स कुछ है। हाँ है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का बैलेंस है 85,000, जो कि हमने अभी तक डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया। डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया तो ये बैलेंस किसको मिलना है? इन तीनों पार्टनर्स का ही शेयर है, तो इन तीनों को ही मिलेगा। यहाँ पर रिटायरिंग पार्टनर का भी हिस्सा है। जो अब तक का बिजनेस हुआ उसमें जितना भी प्रॉफिट हुआ उसमें उसका भी हिस्सा बनेगा। कितना? 42,500। दीपा को मिलेंगे 25,500, लता को मिलेंगे 17,000। ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड रेशो में आपने डिस्ट्रीब्यूट किया, तीनों का पार्टनर का अकाउंट क्रेडिट होगा। क्यों? क्योंकि ये प्रॉफिट है तो इन तीनों के लिए फायदा है, तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट होगा और ये तीनों पार्टनर्स के अकाउंट क्रेडिट होंगे। फ्यूचर में बैलेंस शीट में अब आपका ये बैलेंस शो नहीं किया जाएगा। क्यों? क्योंकि आपने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है। अब इसके बाद क्या एसेट साइड में भी कोई ऐसा खर्चा है? कुछ है? नहीं, कुछ भी नहीं है। तो नेक्स्ट पॉइंट आता है रिवैल्यूएशन का। रिवैल्यूएशन में आपकी फिक्स्ड एसेट्स डेप्रिशिएटेड 2 रुपीज लिखा है, मतलब कि फिक्स्ड एसेट्स घट करके इतनी हो गई हैं। फिक्स्ड एसेट्स की वैल्यू घट करके 57,500 हो गई। पहले कितनी थी? 60,000। 60,000 से घट करके इतनी वैल्यू रह गई, तो 2,500 रुपए का नुकसान हो गया। नुकसान है तो कहां लिखेंगे? डेबिट साइड पे, टू फिक्स्ड एसेट्स। एक बात ध्यान रखना, रिवैल्यूएशन अकाउंट में हमेशा डिफरेंस लिखा जाता है। अगर इंक्रीज हो रही है तो कितने अमाउंट से इंक्रीज हो रही है, और डिक्रीज हो रही है तो कितने अमाउंट से घट रही है। पूरी अमाउंट नहीं लिखोगे, सिर्फ डिफरेंस लिखते हो कि कितने का नुकसान है और कितने का फायदा है। बैलेंस शीट आपको बनाने के लिए नहीं कहा है, तो रिवैल्यूएशन ही अकाउंट आपको बनाना है। फिक्स्ड एसेट करने के बाद आपको डाउटफुल डेट्स का एक प्रोविजन बनाना है 5% डेटर्स का। तो डेटर्स है 1,00,000, इनका 5% कितना हो जाएगा? 5,000। तो प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स एक तरह से नुकसान है। आप अपने डेटर्स में से ही उसको निकाल करके 5,000 एक प्रोविजन में डाल रहे हो। जैसे प्रॉफिट का एक हिस्सा निकाल करके आप रिजर्व में ट्रांसफर करते हो, उसको आप अलग से बैलेंस शीट में शो करते हो, उसी तरह से डेटर्स में से एक हिस्सा निकाल करके आपने ये प्रोविजन में ट्रांसफर किया, और वो प्रोविजन आप एक तरह से मान के चल रहे हो कि ये मेरा खर्चा है, इतना पैसा तो मेरा डूब जाएगा। जब बेड डेट्स होंगे वो तो अलग बात है, जितने होंगे वो हम इससे एडजस्ट करेंगे, उन बेड डेट्स के लिए हम प्रोविजन बनाते हैं। लेकिन अभी बेड डेट्स हुए नहीं है, हम सिर्फ मान के चल रहे हैं कि इतना खर्चा हो सकता है और हम ये पूरा का पूरा खर्चा डाल रहे हैं। तो 5,000 का हमने खर्चा बुक कर लिया, पहले से ही हम मान रही है और ये खर्चा डाल भी दिया। इसके बाद नेक्स्ट है कि 10,000 के क्रेडिटर्स थे जो कि 8,000 में सेटल हो गए। एक क्रेडिटर को आपको 10,000 रुपए पे करने थे, लेकिन वो 8,000 रुपए लेकर के मान गया, आपकी ये लाइबिलिटी खत्म हो गई। तो जब लाइबिलिटी आपकी खत्म हो गई, लाइबिलिटी डिक्रीज हो गई, 10,000 वाली 8,000 में हो गई, तो डिक्रीज इन लाइबिलिटी आपके लिए फायदा है। तो कहां लिखोगे? आप रिवैल्यूएशन में क्रेडिट साइड पे लिखोगे। तो डिक्रीज इन लाइबिलिटी हो गया 2,000 से, और ये क्रेडिटर को आपने पेमेंट भी कर दी, सेटल्ड लिखा है, इसका मतलब आपने इसको पेमेंट कर दी है। तो यहाँ पर क्रेडिटर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट 8,000 ये एंट्री बनेगी। क्लियर है? तो ध्यान रखना, सबसे पहले तो एंट्री बनेगी आपकी क्रेडिटर अकाउंट डेबिट 2,000 टू रिवैल्यूएशन 2,000। उसके बाद क्रेडिटर अकाउंट डेबिट
8,000 टू बैंक अकाउंट 8,000। तो क्रेडिटर पूरे आपके 10,000 से खत्म हो गए। क्लियर? अब यहाँ पर इवेल्युएशन का आपका पूरा हो गया, तो ये जो भी लॉस या प्रॉफिट है उसे हम पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। लॉस आ रहा है, लॉस है 5500 रुपए का, जिसे तीनों पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करोगे ओल्ड रेशियो में, तो तीनों के हिस्से कितना कितना लॉस आ रहा है उनके अकाउंट में हम डेबिट करेंगे। डेबिट करेंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और रिवैल्यूएशन अकाउंट क्रेडिट करोगे। यहाँ पर 5500 हो गया एंड में लिखो टोटल रिवैल्यूएशन अकाउंट आपका कंप्लीट हो गया। अब ये लॉस आपको पार्टनर्स के अकाउंट में ट्रांसफर करना है। लॉस है तो डेबिट साइड पे लिखोगे, याद से ध्यान से लिखना, क्योंकि जल्दी में नर्वसनेस में हम ये सब गलतियां कर देते हैं। जनरली हम ये मान के चलते रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट और जल्दी से क्रेडिट साइड पे लिख देते हैं। नहीं, लॉस है तो डेबिट साइड पे लिखोगे। अब सब कुछ करने के बाद हमारी वो टाइम आ गया, वो मोमेंट आ गई जब आपको चेक करना है कि आशा का बैलेंस बनता कितना है, कितनी पेमेंट करनी है। तो उसका बैलेंस तो आपको, पेमेंट तो आप निकाल लोगे कि कितना करना है, लेकिन अभी आपके पास कैश है ही नहीं जो आप उसको पे कर सको। तो इसके लिए आपको सिर्फ अभी क्लोजिंग बैलेंसेस निकालने, तीनों पार्टनर्स के क्लोजिंग बैलेंस निकालो कि आशा का 1,19,750 हमें पे करना है, दीपा और लता का आफ्टर एडजस्टमेंट्स इतनी कैपिटल है। ये हो गया। अब आपको आफ्टर एडजस्टमेंट की इन तीनों की कैपिटल पता चल गई। अब हमने उसको पेमेंट क्यों नहीं की है आशा को? आशा को पेमेंट हम तभी कर पाएंगे, क्वेश्चन में रीड करो, जब दीपा और लता मिलकर के उतना पैसा और फंड में लगाएंगे। तो वो कैलकुलेट आपको करना है कि कौन कितना पैसा लेकर आए। तो उसकी कैलकुलेशन के लिए यहां पर आ जाओ। सबसे पहले देखो, आशा को हमें इतना पैसा देना है और क्वेश्चन में कहा है कि जो दीपा और लता का पैसा लगा हुआ है वो तो लगा हुआ है ही, इन दोनों को मिलकर के जो आशा को पेमेंट करनी है वो पैसा भी लेकर आना है। वो पैसा भी इन दोनों को मिलकर के और लगाना है। तो ये पैसा तो इनका ऑलरेडी लगा हुआ है, इतना पैसा और इनको मिलकर के लगाना है। लेकिन इनको एक और चीज करनी है, यहां पर फर्म में जो पैसा हमारे पास ऑलरेडी है 40,000 रुपए, इसमें से हम कुछ यूज कर सकते हैं। 1,19,750 अगर हमें आशा को देने हैं, उसमें से हम यहाँ ये जो कैश है इसको थोड़ा सा यूज कर सकते हैं। कितना कैश यूज कर सकते हैं? देखो, 40,000 थे, 15,000 का कहा है कि मिनिमम बैलेंस आपको रखना है, ठीक है, और 8,000 हमने उस क्रेडिटर को पेमेंट भी कर दी, तो बाकी कितना बचा? 17,000 बचते हैं एक्सेस, जो हम इसको यूज कर सकते हैं। मतलब 1,19,750 में से 17,000 तो हमारे पास कैश है, बाकी 1,02,750 और इन दोनों पार्टनर्स को मिलकर के पैसा लाना होगा ताकि आशा को पेमेंट की जा सके। तो टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म कितनी हो जाएगी? ये दोनों का पैसा ऑलरेडी लगा हुआ है प्लस 1,02,750, तो बन गया 1,97,500। इतनी कैपिटल नई फर्म की होनी चाहिए। इतना हो गया। अब ये पता चल गई कि इतनी कैपिटल होनी चाहिए, तो न्यू रेशो 3:2 के अकॉर्डिंग दीपा की कैपिटल होनी चाहिए इसकी 3/5, 1,18,500। उसकी कैपिटल है कितनी? 61,850 रुपए, 61,850। ये तो कम है, तो इसको कितना पैसा और लगाना है? इतनी होनी चाहिए, इतनी है, तो बाकी का बैलेंस इतना पैसा इसको फर्म में और लेकर आना है, इतना कैश और ये जमा करेगी फर्म। 56,650 का और कैपिटल इंट्रोड्यूस करना होगा। इसी तरह से लता का चेक करो, लता की कैपिटल 2/5 होनी चाहिए 79,000, लेकिन उसकी कैपिटल है कितनी? 32,900। ये तो कम है। कितनी कम है? 46,100। इतनी कैपिटल इसको भी इंट्रोड्यूस करनी होगी, इतना पैसा और इसको लगाना होगा। तो अब देखो, आप अपने क्वेश्चन को चेक भी कर सकते हो कि आपकी कैलकुलेशन सही है या गलत है। हमारे दोनों पार्टनर्स मिलकर के कितना पैसा ला रहे हैं? कितना लाना चाहिए था इनको? 1,02,750 रुपए। तो इन दोनों का टोटल करके देखो, क्या वही बनता है? वही बनता है, 1,02,750 रुपए। कैसे? 1,19,750 में से 17,000 माइनस करो, इतना कैश हमारे पास है जो हम इसकी पेमेंट में यूज कर सकते हैं। तो बाकी का 1,02,750 रुपए ही तो लाना था इन दोनों को, वही ला रहे हैं। फिर भी और चेक कर सकते हो, आपका कैश का बैलेंस 40,000 था,
दीपा इतना पैसा लेकर आ रही है 56,650, लता लेकर आ रही है 46,100। अब ये जो पैसा हमारे पास हो गया, इसमें से हमने आशा को पेमेंट की 1,19,750, 8,000 के क्रेडिटर की पेमेंट कर दी, तो एंड में हमारा मिनिमम बैलेंस बचना चाहिए जो हमने 15,000 का डिसाइड किया है, तो ये 15,000 का ही बैलेंस बचता है। ये प्लस माइनस करके देखो, आपका एंड में क्लोजिंग बैलेंस कैश एट बैंक का 15,000 ही आएगा। तो इसका मतलब हमारी जितनी भी कैलकुलेशन हमने की है वो बिल्कुल करेक्ट है। तो बीच बीच में चेक पॉइंट्स है जहां पर आप अपने क्वेश्चन को चेक कर सकते हो कि आप कैलकुलेशन सही कर रहे हो या कहीं मिस्टेक कर दी, आप अभी की अभी उसको करेक्ट कर लो। करेक्ट है, तो इसको करने के बाद अब आ जाओ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अब हमारे पास पता चल गया कि किस पार्टनर से कितना पैसा लेना है, तो ये दोनों पार्टनर इतना इतना पैसा लेकर आएंगे। दीपा 56,650 और लता 46,100। इन दोनों ने इतना पैसा और लगाया तो इनकी कैपिटल बढ़ गई, और इतना पैसा फर्म में और आ गया तो हम आशा को पेमेंट भी कर पाए। टू बैंक अकाउंट 1,19,750 रुपए। एंड में क्या बैलेंस रहेगा, इन दोनों का वही कैपिटल का बैलेंस आ जाएगा जो हम चाहते थे एज अ प्रोपोर्शनेट कैपिटल। एंड में लिखो टोटल, और ये अब आपकी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट भी कंप्लीट हो गया। तो ये था क्वेश्चन, आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया, बिल्कुल भी डिफिकल्ट नहीं है। जैसे आप पहले करते थे सारी एडजस्टमेंट्स वैसे ही करनी है। बस प्रोपोर्शनेट लाने के लिए रिटायरिंग पार्टनर को जो पेमेंट करनी है उसका पैसा भी रिमेनिंग पार्टनर को ही लाना है, तो वो उनकी जो पैसा लगा हुआ है नई फर्म की कैपिटल के लिए उतना पैसा और उनको लाना होगा। रिटायरिंग पार्टनर को जो पैसा देना है वो रिमेनिंग पार्टनर्स को ही मिल करके लाना है, और किस हिसाब से लाना है, उनकी न्यू रेशो के हिसाब से। तो टोटल कैपिटल निकल आई तो उसको न्यू रेशो के हिसाब से डिवाइड करके आप चेक कर सकते हो किसको कितना पैसा लाना है। बस इतनी सी बात है, कुछ भी नया नहीं है, कुछ भी डिफिकल्ट नहीं है। अगर आप सीक्वेंस से करते जाओगे, स्टेप बाय स्टेप करते जाओगे, तो अकाउंट सबसे इजी सब्जेक्ट है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। डाउट या कंफ्यूजन है तो कमेंट सेक्शन है जहां पर लिख करके पूछ सकते हो। अदरवाइज प्रैक्टिस के लिए मेरे साथ कनेक्टेड रहो और हर क्वेश्चन को प्रैक्टिस करते जाओ। फिर देखो कौन कौन आपके मार्क्स काट सकता है जब आप इतनी मेहनत करोगे, हर कॉन्सेप्ट को क्लियर करते हुए चलोगे, डेली सिंसियरिटी के साथ सॉल्व करोगे, तो कोई भी आपके मार्क्स नहीं काट सकता। बस प्रैक्टिस करते रहो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। गुड बाय एंड टेक केयर।